Okay, beta, today we are going to start poem number 1, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Okay, we have discussed it earlier. We have discussed this thoroughly earlier, but today we are going to revise it again. आज इसकी थोड़ी रिवीजन करेंगे. Okay, we have completed first 3 chapters. Okay, now we are going to start The Road Not Taken. Okay, what do we read in this poem? We read that one morning there was a poet whose name was Robert Frost. He was standing in the yellow wood, है ना, वो एक फॉरेस्ट में आके खड़े हो जाते हैं. एंड he saw two roads running into different directions, and there were two roads in front of him, and he was confused that which route or which road he should take, and he couldn't decide which road he should take, है ना. And he was very confused about the selection of these two roads. He was confused, and he took the road on which a few people had traveled. And then he, after some time, he decided that he will choose the road which were less traveled by the people, है ना. फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो वो वाला रास्ता चूज़ कर लेंगे जिसमें बहुत कम लोग जो हैं वो ट्रेवल किया है कम लोगों ने. He thought he would travel on the other hand some other day, though he knew he wouldn't able to come back on travel. But now he is thinking that in future, okay, at some point he will think that he wouldn't be able to come back. If, है ना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा when he will in confusion and he won't decide, है ना, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसे कौन सा रास्ता चूज कर लेना चाहिए था, है ना, कि मेरा डिसीजन कहीं ऐसा ना हो जाए दैट आई विल रिपेंट इन फ्यूचर, कि मुझे फ्यूचर में रिपेंट करना पड़ जाए, है ना. His decision influenced his future life, and he was saying that कि जो मेरा आज का डिसीजन होगा मेरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना. कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए कि मैं उसे फ्यूचर में चूज़ ही ना कर पाऊँ, है ना, कि कहीं मेरा डिसीजन इतना गलत हो जाए कि मुझे पता ही ना चले मुझे कौन सा रास्ता चूज़ कर लेना चाहिए था. ही रिग्रेटेड, वो पछताएगा भी, है ना. वाई डिड ही चूज द अदर रोड, कि दूसरा रास्ता क्यों नहीं चूज़ कर लिया, है ना. तो poet wants to say that we should be very careful by choosing choices. Okay, when we have two choices we have to very careful, है ना. उन चॉइस को चूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है. अगर केयरफुल रहेंगे, है ना, देन वी वोंट रिपेंट इन फ्यूचर. तो फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा अगर हमारे आज के जो फैसले हैं अगर वो सही होंगे. ठीक है. नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट्स. आज हम इसके क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी. मंडे इनकॉरल टेस्ट होगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज पोइट स्टैंडिंग. पोइट कहाँ पे खड़े थे. द पोइट वॉज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट के आगे ही खड़े थे. वेयर ही सॉ द रोड डाइवर्जिंग इनटू टू रोड्स. अब और पे क्या देखते हैं, टू रोड्स देखते हैं. और वो जो टू रोड्स हैं वो अलग अलग रास्ते जाते हैं उस फॉरेस्ट को. ठीक है. व्हाट डिड ही सी, और उन्होंने क्या देखा. मैंने पढ़ा कि उन्होंने टू डाइवर्जिंग रोड देखे. और हमने क्या देखा कि उन्होंने टू रोड देखे. एंड देर आर ट्रीज, है ना, दैट आर कवर्ड बाय येलो लीव्स. और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं जिनको येलो लीव्स और ने कवर किया हुआ है. और इससे देख के हमें क्या पता चल रहा है दैट देयर इज़ ऑटम सीजन, कि ऑटम सीजन का सीन जो हमें वो दिखाया गया है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन ये है. सेकंड देखो, वेयर वाई डिड द पोइट स्टैंड देयर फॉर लॉन्ग. पोइट वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए क्यों रुके रहे थे. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पोइट टू डिसाइड हिज जर्नी आफ्टर रीचिंग द जंक्शन, है ना. पोइट के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, डिफिकल्ट था कि वो कैसे कौन सा रास्ता चूज़ करें, है ना. देर वर टू वेज इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना, दैट वर इक्वली फेयर एंड प्रॉमिसिंग. दोनों रास्ते उनके आगे थे. एंड दे बोथ इक्वली फेयर एंड प्रोमिसेस. एंड पोइट स्टूड एट द पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और जो पोइट है वो एक ही पॉइंट पे लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं.
है ना। तो पोइट क्या करते हैं, वहाँ पे लंबे समय के लिए खड़े रहते हैं। एंड ही स्टूड एट द पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम वंडरिंग विच रोड ही शुड टेक, कि उन्हें कौन सा रास्ता जो है चूज कर लेना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज द पोइट डिस्क्राइब द वुड एज येलो, जो पोइट है वो उस वुड को, उस फॉरेस्ट को येलो क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द ऑटमल सेटिंग। हमें इस पोइम की जो सेटिंग है वो ऑटम सीजन की दिखाई गई है, कि वहाँ पे ऑटम सीजन है। द पोइट एम्फसाइज द सीजन बाय मेंशनिंग द लीव्स ऑन द रोड्स विच हैड नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय एनी पैसेंजर्स। और उन्होंने क्या देखा, दैट उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता ऐसा था विच वॉज लेस ट्रेवल बाय द पीपल, है ना, विच एंड बोथ वर कवर्ड विद येलो लीव्स। दोनों रास्ते जो थे वो कवर किए गए थे, है ना। लेकिन जो एक रोड था वो ऐसे लग रहा था कि उसे कभी किसी ने उसके ऊपर ट्रेवल ही नहीं किया, है ना। So fourth question, where did the poet reach while walking through the forest? वो कहाँ पहुँच जाते हैं। While walking through the forest, the poet reached a point, वो ऐसे point पे आके रुक जाते हैं, where path diverge into two roads, वहाँ पे जो रास्ता two roads की तरफ जा रहा होता है। Clear? Move to the next. Which road did the poet take? पोइट ने कौन सा रास्ता चुना। द पोइट टुक द रोड लेस ट्रेवल, उन्होंने वो वाला रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल था, जिस पे लोग कम चले थे। विच वॉज लुकिंग इक्वली इन्वाइटिंग एंड ब्यूटीफुल, वो भी उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही अच्छा था। ठीक है, जो दूसरा था उस पे ज़्यादा लोगों ने ट्रेवलिंग की हुई थी। नेक्स्ट, वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड, उन्होंने दूसरा रोड क्यों चुना। Frost took the second road as it appeared less trampled than the first one. उन्होंने क्या नोट किया कि जो सेकंड वाला रास्ता है वो लेस ट्रेवल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे वो लोगों ने ट्रेवल नहीं किया। He later realized that both the roads, और उन्होंने क्या देखा, वो ग्रासी, कि दोनों रोड्स ग्रासी थे, दोनों के ऊपर ग्रास जो था। द फर्स्ट रोड एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी मच यूज्ड रोड, जो फर्स्ट रोड था पहली बार देखने में ही लग रहा था कि वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। एट मोर वॉर्न आउट हिंस ही रिजेक्टेड, इसलिए उन्होंने फर्स्ट रोड जो था उसे रिजेक्ट कर लिया, सेकंड को चूज़ कर लिया, बिकॉज दैट वाज लेस ट्रेवल, क्योंकि उसे लेस ट्रेवल किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट, वॉज इट अ वर्न आउट रोड और लेस ट्रेवल पाथ, है ना, कि वो ऐसे देखने में ऐसे क्यों लग रहा था कि वो लेस ट्रेवल्ड है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी था, है ना, और देखने से पता चल रहा था कि लोगों ने वहाँ पे ट्रेवल नहीं किया, है ना। जहाँ पे लोग ट्रेवल करेंगे वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं होगी, वहाँ पे ग्रास नहीं होगा, है ना, ग्रास जो कम लगा होगा। जहाँ पे कोई भी नहीं जाता होगा वहाँ पे ग्रास ज़्यादा होगा। तो पोइट ने ये देखकर वहाँ से आइडिया लगाया। वाई वॉज द पोइट इन द स्टेट ऑफ डायलमा, जो पोइट थे वो कन्फ्यूजन में क्यों थे। बिकॉज ही हैड टू चूज वन ऑफ द टू पाथ्स, क्योंकि उन्होंने दो रास्तों में से कोई एक रास्ता जो था चूज करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई डज द वर्ड बोथ रेफर टू, जो पोइट ने यहाँ पे बोथ वर्ड यूज किया वो किसके लिए यूज किया। पोइट, द वर्ड बोथ रेफर्स टू डाइवर्जिंग रोड्स, ये जो बोथ यू वर्ड यूज़ किया पोइट ने डाइवर्जिंग, दो अलग अलग रास्ते के लिए यूज़ किया। बोथ द रोड्स दैट मॉर्निंग वर कवर्ड विद फैलन येलो लीव्स, और दोनों रास्ते येलो कलर की लीव्स के साथ बिल्कुल ही ज़्यादा कवर हुए पड़े थे और अनक्रश्ड थे, है ना। सूखे पत्तों के अगर हम ऊपर चलें तो वो क्रश्ड हो जाते हैं, लेकिन वो क्रश्ड नहीं थे, अनक्रश्ड थे। उससे क्या पता चल रहा था कि वहाँ पे कोई अक्सर जाता नहीं। एक्सप्लेन द फ्रेज वे लीड्स वन ऑन टू वे, कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को जाता है, इसका क्या मतलब है। द पोइट सेज दैट वन रोड लीड्स टू अनदर, एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है। देन अनदर, फिर और कोई रास्ता आ जाता है ना। अनटिल यू एंड अप वेरी फार फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, ऐसे ऐसे आप बहुत आगे निकल जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिक क्या है बेटा, मतलब
By another meaning, poet realizes that his desire of coming back and trying, क्या इससे हिडन मीनिंग क्या है, मेटाफॉरली का मतलब क्या है कि पोइट कहना क्या चाहते हैं कि जो उनके डिज़ायर है वापस आने की वो कभी भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, कि जो रास्ते से मैं स्टार्ट करूँगा उस रास्ते पे मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। ऐसा ही होता है ना, जो टाइम एक बार निकल गया वो कभी वापस नहीं आता, कि मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आई डोंट हैव दीज टू ऑप्शंस, कि हो सकता है फ्यूचर में मेरे पास ये दो ऑप्शंस ना हो, एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएंगी, है ना। So he was thinking like this. Next, what doubt did the poet have in his mind? पोइट के माइंड में क्या डाउट था, that he probably would never pass the other route again. उसके माइंड में बस यही बात आ रही थी कि वो दूसरा रास्ता कभी भी जो है नहीं चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, उन्होंने will never take that role, कभी वापस नहीं आएंगे दूसरे ऑप्शन को चूज करने के लिए। The poet wanted to come back to that folk someday later in life but was doubtful। उन्होंने क्या बोला कि मैं आना चाहता हूँ कि दोबारा से मेरे पास फिर ये ऑप्शन आए, मैं दूसरा रास्ता भी चूज करूँ, फिर मुझे पता चले दूसरे रास्ते में क्या था, है ना। So he was thinking like this. Next, why were the leaves lay on the path undisturbed in the morning? जो वहाँ पे लीव्स थे जो गिरे पड़े थे ऑटम सीजन में, वो देखने से ऐसे क्यों लग रहे थे कि वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, इन द मॉर्निंग द पोएट डिडंट फाइंड एनी फुटप्रिंट्स ऑन द पाथ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी के फुटप्रिंट्स नहीं थी, विच शोड दैट नोबडी हैड ट्रेवल्ड थ्रू द पाथ। और देखने से ये पता चल रहा था कि किसी ने भी उस रास्ते से ट्रेवल नहीं किया। दिस इज़ वाई द लीव्स लेड ऑन द पार्ट इन, ऐसे लग रहा था कि उन पे कोई आया नहीं, किसी ने ट्रेवल नहीं किया, और देखने से वे बहुत ज़्यादा अनडिस्टर्ब्ड लग रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट, I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, to roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. Okay, what would the poet be filling his future generation with the sigh? वो फ्यूचर जनरेशन के बारे में क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि ही वुड बी टेलिंग हिज फ्यूचर जनरेशन के, फ्यूचर जनरेशन को बता रहे हैं अपने डिसीजन के बारे के, कि मैंने कौन सा रास्ता चुना था जो लोगों के द्वारा कम चुना गया था। ज़रूरी नहीं होता बेटा हमने वही रास्ता फॉलो करना जिस पे लोग जा रहे हैं, हमने क्राउड के पीछे नहीं जाना, हमने उस रास्ते को चुन लिया जो सही है। ठीक है, वहाँ नहीं जाना जहाँ पे सारे लोग जाते हैं, हमें थोड़ा ना पता है कि वो सही है या गलत है, हमेशा वो करो जो सही है। ठीक है। Next, what was going on in the poet's mind as reflected in above lines? वो किस वो किस कंफ्यूजन में है। द पोएट वॉज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ, वो जिंदगी में ऐसे क्रॉस रोड्स में आके खड़े हो गए जहाँ पे वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, है ना। His choice was of highest implication since the decision would determine his destiny। वो क्या सोच रहे हैं कि मेरा आज का डिसीजन मेरी किस्मत बना देगा, मेरी डेस्टिनी में लिखा जाएगा, मेरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा मेरा आज का डिसीजन। ही मेड इफ़ ही मेड द राइट डिसीजन, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर तो मेरा डिसीजन सच हो गया, सही हो गया, देन हिज लाइफ वुड प्रॉस्पर, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। ही कुड लीव अ साई और रिलीफ, और वो एक साई और रिलीफ, एक ऐसा सांस लेते हैं कि रिलीफ मिलता है उन्हें कि इफ़ माई डिसीजन इज़ करेक्ट टूडे देन आई वॉन्ट रिपेंट इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में कभी भी रिपेंट नहीं करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्रेज एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। The poet means to say that it was the choice of the specific road that shaped his life, कि जो उसकी choice है वो उसकी life को shape दे देगी एक manner में। Had he chosen the other road, his life would have been different। अगर दूसरा रास्ता चुना होता तो life different होती। What message does want the poet want to convey? पोइट क्या जो है हमें मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट द डिसीजन टेकन बाय अस इन द पास्ट
प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर फ्यूचर। ये बेटा इस चैप्टर का थीम है। अगर हम आज फ्यूचर में कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो अगर हम आज कोई डिसीज़न लेंगे अपने प्रेजेंट में, तो वो फ्यूचर को शेप में लेके आएगा। ठीक है, जो अगर आज हम अगर कुछ भी हैं तो हमारे पास्ट के डिसीज़न में है। ठीक है, अगर आपने सोचा था कि ऐसा करेंगे, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग समथिंग नाउ, इसीलिए आप कुछ आज कर रहे हो, है ना। तो जब भी हमने अपने डिसीज़न लेने हैं, उनको बहुत सोच समझ कर दिमाग से, है ना, कि हाँ अगर ऐसा करेंगे इसके रिजल्ट्स ये निकलेंगे, ऐसा करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। किसी के पीछे लगकर हमें अपना डिसीज़न नहीं लेना, हमें अपने डिसीज़न को बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आज का आपका डिसीज़न आपका आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, जैसे कि अब आप 10th में हो जाओगे, फिर आप 10th में ही सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हमें +1 में कौन सी स्ट्रीम लेनी है ना। कुछ तो अपने दोस्तों की सुनेंगे कि हाँ मेरी दोस्त मेरी सहेली उधर जाएगी, आई विल गो विद हर, और मैं भी उसके साथ जाऊँगा। एंड सम होल थिंग, कुछ क्या सोचेंगे, नो आई विल डिस्कस विद माई पेरेंट्स, है ना, आई विल डिस्कस विद माई रिलेटिव, है ना, कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ क्या सोचेंगे, जो अपना प्लान, अपना एम रहे, अपना एम माइंड में रखेंगे कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, अगर हमें टीचर बनना है ना, एम को रख के आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करोगे। कि कहीं आज मैं मेडिकल नॉन मेडिकल की लाइन में चला गया, तो हो सकता है इन फ्यूचर मुझे कोई कन्फ्यूज़न हो, मुझे कोई डर हो जाए, जहाँ मैं ना इसमें कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ अगर मैंने डॉक्टर बनना है, तो आप आज से ही सोचना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ मुझे मेडिकल की स्ट्रीम ही चूज़ करनी है ना। तो अपने आज के डिसीज़न को तो आप बहुत सोच समझ कर मेडिकल की स्ट्रीम में जाओगे, कि कहीं कल मुझे वापस न मुड़ना पड़ जाए, क्योंकि वापस आप कभी आ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए जब भी डिसीज़न लेना है रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू एनीथिंग, है ना, कुछ भी रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू फ्रेंड्स, रिलेटेड टू स्टडी, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है डिसीज़न को लेके। सो दिस इज़ द थीम, होपफुली सभी को समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा इसके कुछ क्वेश्चन हैं। Here are some short questions. जल्दी से सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है, विद इन क्विक ग्लेंस, जल्दी से क्विक ग्लेंस में जल्दी से देख लो कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको समझने की नीड है। ठीक है, एक बार मैं आपको सभी के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आपको इनमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, जो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम? सेंट्रल थीम क्या, पोइट हमें क्या बताना चाहती है, दैट उन्होंने क्या बोला, the poem gives a clear understanding of the dilemma a person faces with while making decision in life, that we should be very careful। जब भी कोई डिसीजन लेना है तो बहुत केयरफुल रहना है हमें। The traveler in the poem is at folk are divergent roads and these roads are symbolic of the choices, है ना। और जो जो दो रोड्स हैं, किस चीज़ का सिंबल्स हैं, चॉइसेस का सिंबल्स हैं हमारी लाइफ में, है ना। कि ऐसा ही हमारे लाइफ में दो चॉइसेस आ सकती हैं। His decision of choice of future action is that most significance, and since the choices made by him shape his destiny, कि जैसे ही वो अपना डिसीजन लेंगे, उनका जो डिसीजन है वो उनकी फ्यूचर को शेप में लेके आएगा। द पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट थ्रू दिस पोएम asserts the importance of the right decision at right time। सही समय पे सही डिसीजन लो। ठीक है, ये बेटा आपकी पोएम थी, और ये आपकी पोएम है, ये मंडे इसका ऑरल टेस्ट है। ठीक है, ऑरल टेस्ट होगा, मार्क्स भी लगेंगे, इन्हीं मार्क्स पे बेस किया आपका मार्क्स लगनी है, असेसमेंट देनी है आपको। कोई डाउट है तो बेटा पूछो, और अटेंडेंस भी लगेगी। मैम यस बेटा, बोलो बोलो ध्रुव। अटेंडेंस हो गई हमारी? नहीं नहीं, अभी होने वाली है, अटेंडेंस की टेंशन मत लो। मैम तुमने ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैंने ग्रुप में देखो सेंड की हुई है, मैंने कर दिया करूँगी बेटा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ लिया करो, आपको तो ज़्यादा क्लियर ही होगा। तो मैम वो कॉपी पे करने हैं मैम? नहीं नहीं, कॉपी पे नहीं करनी, आपके पास पिक्स हैं बस, ठीक है।
कॉपी पे तो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। हाँ मैम कॉपी ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। यस यस, आ सकता है, आपको कहीं से भी आ सकता है। ठीक है मैम। हो सकता है बेटा लिसन, पहले मेरी बात सुनो वर्षप्रीत, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो ना कॉपी में है ना बुक में है, लेकिन चैप्टर में है। ओके मैम। इसीलिए चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों ने। ओके मैम। यस एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा कोमल। मैम जो हमने कल आर्टिकल भेजा था वो उतना काफी है या फिर उससे आगे भी लिखें? और लिख लो बेटा, 3-4 लाइन्स और और लिख लिख लो। ओके मैम। मैम वैसे वो सही था? बिल्कुल, बहुत अच्छा था बेटा, वेरी गुड। ओके मैम। कैसे सवाल हो बेटा, नहीं किसी ने लेसन करने में भी टाइम पड़ा है, ठीक है। ਅੱਜ ਵਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ अटेंडेंस लगाओ बेटा अपने सारे बच्चे। रोगदीप सिंह। हाँ जी मैम। Manpreet is present, Ashpreet is present, Pradeep there, Arshdeep Kaur is there, Jot Kaur नहीं है, Jashan है, Jaspreet सिंह नहीं है ना, कोमलप्रीत कौर है, और उसके बाद मानवीर सिंह। 10 students. ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਮ ਕੋਮਲ Yes, Manjot Kaur is present. कोई डाउट है तो बेटा प्लीज पूछो, किसी की भी लेते हो। सभी को सारा क्लियर है? मैम यस। यस। ये आर्टिकल और लेटर बोलो बेटा, आर्टिकल और लेटर्स लिख रहे हो वर्कशीट के ऊपर? ਮੈਮ ਕੋਮਲ ਅਰਸ਼ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਮ ਉਹ ਐ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ 2 दिन। तो बेटा एग्जाम से पहले ले लो, है ना, उनको बोल। हाँ मैम कल या परसों तक ले लेंगे। ठीक है बेटा, हाँ ले लो सभी बच्चे। वर्कशीट के बिना आप मैम ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ? सभी, कहीं से कुछ भी आ सकता है। वर्कशीट के ऊपर लेटर नहीं है बेटा, ओनली आर्टिकल है। लेटर आपको कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आपको जस्ट पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे लेटर टू एडिटर में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है, फिर रिसीवर का, है ना। 2 तरह के लेटर होंगे आपको, लेटर टू एडिटर एंड लेटर ऑफ ऑर्डर, 2 टाइप के होंगे, ठीक है। देयर विल बी नो चॉइस, देयर विल बी ओनली वन लेटर एंड यू हैव टू डू वन लेटर, एंड देयर विल बी ओके मैम। there will be no choice between article, एक ही आर्टिकल होगा वही करना होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है आपका? there will be one comprehension, है ना, comprehension होगा, and there will be sense of poem, फिर आपको there will be short questions of the literature portion, and you will have long question of literature portion, okay।
उधर को मारना टेस्ट Then you have article writing, letter writing, and in the last you have grammatical portion, modals, tenses, error correction, है ना। ठीक है, उसके अलावा आपको बेटा ये वाला काम होगा सारा, तो आप सभी ने लिख लेना है। और कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको नहीं आएंगे। यू विल हैव ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इट कैन बी कम फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि नोटबुक में लिखवाए हैं या मैंने भेजे हैं, ठीक है, कहीं से भी आ सकती है। यस बेटा ध्रुव, yes Dhruv, speak up. Dhruv, yes yes, कैसे बेटा? मैम शायद भूल गई हाथ लगी। ओके ओके। और कोई है किसी को डाउट? मनजोत, पुष्पिंदर, मानवीर, से यस और नो? नो मैम। क्लियर है सारा? नो मैम यस। Because now you have 5 minutes for your queries. Feel free to ask anything. कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। अभी भी टाइम पड़ रहा है जूम क्लास का। इस चैप्टर के ये पोएम सभी को समझ आ गई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली मैम यस। एक ही कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है सभी को? मैम यस। ओके, मैम यस यस। मैम आपने कल वॉइस नोट में बताया था भी उसकी हेडिंग, मैम आर्टिकल की हेडिंग तो दी हुई है या फिर मैम अपनी तरफ से भी हेडिंग बनाकर लिखनी है ऊपर? बनानी है बेटा एक हेडिंग जो एप्रोप्रिएट होती है। मैं हमने बनानी है एक हेडिंग? आप ही बना। ठीक है, ओके मैम। हेडिंग मैम हेडिंग कैसे? हेडिंग बेटा आपको ना ऊपर जो हिंट दिया गया है पहले उसे अच्छे से पढ़ो कि आर्टिकल किसके बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। जब फिर उसके बाद आपको हिंट्स दिए गए हैं नीचे कि आपने आर्टिकल में इसके बारे में बात करनी है, और फिर आप उसको पढ़ के आपको 2 और 3 वर्ड्स में उसको एक एप्रोप्रिएट जो है हेडिंग देना है। ओके मैम। ठीक है, और जो वो हेडिंग है वो बहुत एप्रोप्रिएट और कंसाइज होना चाहिए। एक नहीं, ऐसे नहीं कि पूरा लाइन ही बना दोगे। 3 to 4 5 6 वर्ड्स तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो लेंथी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। ओके मैम। और किसके कोई डाउट? मैम नो। ओके बेटा, देन यू मे लीव नाउ। मैम यस। बेटा गुड बाय।